चलिए सर, आई होप आप लोगों ने इसको अगर पढ़ा हो तो पढ़ा हो, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं। ठीक, क्या पढ़ रहे हैं? रेफरेंस टू डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल, DRP। प्लीज मैं एक बात बता दूं, आप इस नाम को कंफ्यूज ना कीजिएगा दूसरे नाम से। ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल ये पुराना कॉन्सेप्ट है। एक बात यहां बता दूं, जो एक नया टॉपिक आया यहां पे, सेटलमेंट कमीशन की जगह डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, अभी उसकी बात नहीं हो रही। ये अलग है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो यहां पर है प्रोसेस, ये अलग है, अभी हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक सर, ये पहले से ही था डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल, जो बेसिकली नॉन रेसिडेंट एसएससीज हैं। नॉन रेसिडेंट एसएससी, फॉरेन कंपनी, जो बाहर के जो नॉन रेसिडेंट्स हैं, जैसे बाहर की फर्म, LLP, फॉरेन कंपनी, उनके जो असेसमेंट्स हो रहे हैं 143.3 में या 144.4 में, उस असेसमेंट से पहले का ये प्रोसेस है। और या फिर नॉन रेसिडेंट ना हो तो ऐसे पर्सन जिनका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हो रहा हो, ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल हो, एओ ने ट्रांसफर प्राइसिंग के ऑफिसर को अपॉइंट किया हो और उसने आर्म लेंथ प्राइस डिटरमाइन किया हो। पहले ये समझो कि ये असेसमेंट के बाद का प्रोसेस है या पहले का प्रोसेस है। जैसे पीछे पढ़े स्पेशल ऑडिट, देखो बिफोर असेसमेंट, असेसमेंट कंप्लीट करने से पहले, असेसमेंट कंप्लीट करने से पहले के टॉपिक हैं क्या? स्पेशल ऑडिट, क्या? वैल्यूएशन रिपोर्ट, ठीक, और क्या? TPO, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, और अब क्या? DRP। असेसमेंट ऑर्डर जो AO पास करता है फाइनली, 143.2 का तो नोटिस हो गया पहले ही, और अब मुझे 143.3 का असेसमेंट ऑर्डर पास करना है। उसके पहले के स्टेजेस हैं, स्पेशल ऑडिट पढ़ लिए, वैल्यूएशन पढ़ लिए ऑफिसर 142A, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के बारे में वॉल्यूम 4 में पढ़ेंगे, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जहां पे ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल है, वहां पर आर्म लेंथ प्राइस की डिटर्मिनेशन होती है। जो AO नहीं कर पाए तो वो केस रेफर करता है TPO को, TPO अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, उसके बेसिस पर AO ऑर्डर पास करता है। TPO कौन अपॉइंट करता है? AO। TPO इज अपॉइंटेड बाय AO। ऐसे समझो कि AO केस को रेफर करता है TPO को फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस, ALP। अभी लिखा दूंगा, ठीक। आर्म लेंथ प्राइस की डिटर्मिनेशन यानी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन जहां एप्लीकेबल होते हैं, वहां पर असेसमेंट करने का आपको मैंने बताया AO को 12 महीने एक्स्ट्रा और मिलता है अगर TPO को केस रेफर हुआ है। तो AO केस रेफर करता है TPO को कि सुनो तुम एक्सपर्ट हो ट्रांसफर प्राइसिंग में, तुम ये आर्म लेंथ प्राइस डिटरमाइन करके मुझे दे दो। बोला सर ये आर्म लेंथ प्राइस क्या होता है? सर ये सब वॉल्यूम 4 में सीखेंगे, अभी मैं इस पे टाइम नहीं देना चाहता। वॉल्यूम 4 में, ठीक है। सिंपल समझो कि AO जैसे स्पेशल ऑडिट करवा सकता है, वैल्यूएशन ऑफिसर को केस रेफर कर सकता है, वैसे ही AO केस रेफर कर सकता है TPO को। TPO उधर से ऑर्डर पास करेगा, उसके बेसिस पर AO ऑर्डर पास करेगा। बस उस पास करने से पहले कौन पिक्चर में आ जाएगा? DRP पिक्चर में आ जाएगा, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल, सेक्शन 144C। इट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द असेसमेंट। ये जो भी आप पढ़ रहे हैं, दिस प्रोसेस, जो भी अभी आप पढ़ेंगे, दिस प्रोसेस इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द असेसमेंट। दिस प्रोसेस इज required to complete assessment। इसीलिए मैं इसको पहले पढ़ा रहा हूं, और जो फेसलेस प्रोसीड्यूर है 144B उसको मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसका रेफरेंस है उसमें, है ना। बहुत अच्छा टॉपिक है, इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक है। जैसे स्पेशल ऑडिट फेवरेट टॉपिक है आपका, फिर है ना बेस्ट जजमेंट असेसमेंट फेवरेट टॉपिक है, वैसे DRP भी फेवरेट टॉपिक है। अभी काफी चीज आप सीखेंगे इसके अंदर। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल, बोला कौन है सर ये पैनल? कोई कोर्ट वगैरह है क्या? नहीं, कोर्ट नहीं है, लेकिन आगे के डिस्प्यूट को रोकने के लिए कि SSC और डिपार्टमेंट का ज्यादा डिस्प्यूट ना हो,
इसीलिए 3 कमिश्नर की एक एक्सपर्ट कमेटी है जो सेलेक्टेड केसेस को देखेगी, एओ को गाइड करेगी और उसके बेसिस पर एओ ऑर्डर पास करेगा। तो आगे डिस्प्यूट होने के चांस कम रहेंगे, आगे मैटर कम डिस्प्यूट में जाएगा, क्योंकि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल में एक्सपर्ट लोगों की टीम है। कौन? हायर लेवल के लोगों की, प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की, जो कि एओ को गाइड करेंगे। अभी जैसे पीछे आपने देखा जॉइंट कमिश्नर डायरेक्शन इशू कर रहा था एओ को, वैसे यहां डायरेक्शन कौन इशू करता है? डीआरपी एओ को असेसमेंट ऑर्डर पास करने से ठीक पहले। और डीआरपी में कौन है? 3 लोग है, कोई टीम होती है ये, कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर के लेवल के लोग, प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इसमें मेंबर बन सकते हैं, जो कि तुम्हारे एओ से तो ऊपर ही होते हैं। एओ में कौन आता है? जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो इन सबसे सीनियर ही होते हैं कौन? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और उससे सीनियर होते हैं कौन? प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। आगे एक चैप्टर है जिसमें ऑफिसर्स के नाम भी डिस्कस किए जाएंगे, हियरार्की भी डिस्कस की जाएगी आपके साथ। चलो सर, तो एक आइडिया आपको दिया कि एक सर असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद अपील है, रेक्टिफिकेशन है, रिवीजन है, वो सब असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद है। अगला चैप्टर चौथा, अभी आप असेसमेंट ही प्रोसेस में है। असेसमेंट के कंप्लीट होने से पहले के स्टेज पे डीआरपी अपॉइंट होता है टू रिजॉल्व, टू मिनिमाइज द डिस्प्यूट। डिपार्टमेंट और एसएससी का जो डिस्प्यूट है उसको मिनिमाइज करने के लिए। कैसा डिस्प्यूट? भाई वही डिपार्टमेंट असेसमेंट में तुम्हारे एक्सपेंसेस को कम करना चाहता है और इनकम को बढ़ाना चाहता है। उस डिस्प्यूट में केस आगे जाएगा, सीआईटी अपील, आईटीएटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इससे अच्छा यही सेटल कर लो सीनियर ऑफिसर को बुला के, है ना। सीनियर ऑफिसर को इन्वॉल्व कर दिया इस सेक्शन में 144C में। किसके फेवर के लिए? टैक्स पेयर के फेवर करने के लिए। टैक्स पेयर का डिस्प्यूट न हो डिपार्टमेंट के साथ। एओ तो है ही, एओ के अलावा उसके ऊपर बॉसेस आ गए। एओ का ऑर्डर पास करने से पहले देखो यहां क्या लिखा है, द असेसिंग ऑफिसर शैल फॉरवर्ड अ ड्राफ्ट ऑर्डर ऑफ असेसमेंट टू द एलिजिबल एसएससी इफ ही proposes to make any variation which is prejudicial to the interest of such SSC। ये लीगल लैंग्वेज है, थोड़ा याद रखना। प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ एसएससी, ये सब वर्ड काफी आ रहे हैं, अभी पीछे भी आए थे, ध्यान रखना। देख रहे हो हमने क्या पढ़ा? अगर असेसमेंट है तो एओ ऑर्डर पास करेगा 143(3) में 9 महीने के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। फिर मैंने आपको बोला टीपीओ अपॉइंट होता है तो 12 महीने और मिल जाएंगे, 21 महीने। अब ये क्या है सर? ड्राफ्ट ऑर्डर। हाँ, एओ अपना फाइनल ऑर्डर पास करने से पहले ड्राफ्ट ऑर्डर बना के दिखाएगा एसएससी को कि सर देख लो, नाराजगी तो नहीं है, मैंने सही सही लॉजिक से ऑर्डर पास कर रहा हूं कि नहीं। मतलब एसएससी को पहले पता चल जाएगा सर एओ का ऑर्डर क्या आने वाला है, कहां कहां उसके खर्चे डिसअलाउ हुए हैं, कहां कहां इनकम टैक्सेबल हो रही है, कितनी उनकी उसकी इनकम बढ़ जाएगी, कितनी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी, कौन कौन से पॉइंट पर एओ क्या क्या अलाउ डिसअलाउ कर रहा है, पहले पता चल जाएगा सर। हाँ, ड्राफ्ट ऑर्डर। इसीलिए तो पहले ही तो बताना है। फाइनल ऑर्डर पास करने के बाद तो तुम भागोगे फिर ऊपर हायर अथॉरिटी के पास। ड्राफ्ट ऑर्डर इसीलिए दे रहे हैं। तो समझ गए, असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले का ये स्टेज है टू मिनिमाइज द डिस्प्यूट। बोला सर कैसा डिस्प्यूट? बताते हैं। देखो क्या लिखा है, 144C डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल, डीआरपी शॉर्ट फॉर्म, टू अवॉइड लिटिगेशन और अपील एट अ लेटर स्टेज। मतलब आफ्टर एओ का ऑर्डर, एओ असेसमेंट ऑर्डर पास करने के बाद तुम जाओगे अपील में, इससे अच्छा है कि पहले ही आ जाओ, डिस्कशन कर लेते हैं। किसको ये ऑप्शन मिल रहा है? कोई भी नॉन रेसिडेंट एसएससी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, चाहे ट्रांसफर प्राइसिंग का केस हो या ना हो, ट्रांसफर प्राइसिंग और नॉट, ट्रांसफर प्राइसिंग का केस हो या ना हो, लिखा हुआ नीचे हियर टीपीओ ऑर्डर इज नॉट नेसेसरी, ट्रांसफर प्राइसिंग जरूरी नहीं है। और एक और केस आ सकता है 144C डीआरपी के केस में, ड्राफ्ट ऑर्डर, एओ को ड्राफ्ट ऑर्डर देना पड़ेगा एक और केस में। कहां? एनी पर्सन। अब यहां पे टैक्स पेयर रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है, बट वो क्या कर रहा है? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, जहां पर उसको आर्म लेंस प्राइस डिटरमाइन करना है, मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लग रहे हैं। कहां पढ़ाएंगे सर ये सब? वॉल्यूम 4 में। कोई सवाल मत पूछना अभी मैसेज करके, सर मैं इस क्लास में था, व्हाट इज आर्म लेंस प्राइस, व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, व्हाट इज ट्रांसफर प्राइसिंग, सब सीखेंगे वॉल्यूम 4 में।
ठीक, एनी पर्सन के केस में भी ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर दिया जाएगा 144C के अंदर। कब? वेयर एओ इज पासिंग एन ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ आर्म लेंथ प्राइस डिटरमाइंड बाय टीपीओ, यानी एओ ने केस रेफर किया टीपीओ को, टीपीओ ने एक प्राइस दी, उसके बेसिस पर एओ ऑर्डर पास कर रहा है, जिसके कारण इनकम बढ़ेगी, टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी, किसकी? टैक्स पेयर की। ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर। बोला सर जनरली अगर इस प्रोसेस में ना जाए तो क्या प्रोसेस है? व्हाट इज द प्रोसेस? अगर मान लीजिए डीआरपी का कॉन्सेप्ट ना हो तो बताना, एक बार जनरल मुझे बता दो सर क्या प्रोसेस है। तो सर एसएससी रिटर्न फाइल करता है ना, और एओ उसको फिर नोटिस भेजता है 143(2) की, और 143(3) में असेसमेंट ऑर्डर पास कर देता है। ठीक है, क्लियर? ऑर्डर से 143(3) में पास हो गया। नॉर्मल बता रहा हूं, डीआरपी को नहीं। नॉर्मल प्रोसेस क्या है? एओ रिटर्न फाइल करता है और असेसिंग ऑफिसर उसको नोटिस भेज के असेसमेंट ऑर्डर पास कर देता है। ठीक, अब इस ऑर्डर में कुछ गलती है एओ की, तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि तुम रेक्टिफिकेशन में जा सकते हो सेक्शन 154 में। ठीक, अच्छा एक बार रेक्टिफिकेशन हुआ, गलती ठीक नहीं हुई, दोबारा रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, तीसरी बार भी रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो। सर रेक्टिफिकेशन होने के बाद उस ऑर्डर के अगेंस्ट में तुम रिवीजन में भी जा सकते हो 264 में, अपील में भी आ सकते हो सीआईटी अपील के पास। प्राइमा फेसिया तुम देखो, अगर असेसिंग ऑफिसर ऑर्डर पास करता है तो 3 रास्ते हैं एसएससी के पास आगे ऊपर उसको ठीक कराने के या एओ के अगेंस्ट में जाने के, कि सर एओ गलत ऑर्डर पास किया है। एक तो उसी से रेक्टिफिकेशन करवाने की कोशिश करो कि सर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की है, आपने एक चीज जोड़ने की जगह घटा दी, घटाने की जगह जोड़ दी, टैक्स रेट गलत लगाए हैं। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है अपील, सीआईटी अपील सेक्शन 246A। तीसरा ऑप्शन है सीआईटी के पास रिवीजन, सीआईटी के पास रिवीजन में जा सकता है एसएससी 264 में। 3 ऑप्शन है, तीनों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे क्लास में। ठीक, रेक्टिफिकेशन के बाद भी तुम रिवीजन में जा सकते हो और अपील में जा सकते हो, और अपील में हार गए तो आगे चले जाओ इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में, वहां हार गए तो आगे चले जाओ सुप्रीम कोर्ट में, और आगे चले जाओ हाई कोर्ट में, और आगे चले जाओ सुप्रीम कोर्ट में। तो सर ये जो इतने लंबे डिस्प्यूट की हिरार्की है, इससे तो फॉरेन की कंपनी परेशान हो जाएगी, नॉन रेसिडेंट परेशान हो जाएंगे, इतना डिस्प्यूट में आगे जाएंगे तो, है ना। तो जनरली एओ किसी की सुनता नहीं है। एओ का कहना है कि मैंने ऑर्डर पास कर दिया, अगर तुमको लगता है मेरा ऑर्डर गलत है तो जाओ सीआईटी अपील में जाओ। सीआईटी अपील बोलता है मैं ऑर्डर पास करता हूं, तुम्हें लगता है कि मेरा ऑर्डर गलत है तो जाओ आईटीएटी के पास। तो ऐसे में क्या होता है ना, इंडिया की एक जो इमेज है बाहर वाले लोगों के बीच में वो खराब होती है। जो नॉन रेसिडेंट्स हैं, फॉरेन कंपनी है, या जो बाहर की कंपनियां इंडिया के साथ ट्रांजैक्शन कर रही हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, या इंडियन एमएनसी जो बाहर सब्सिडरी खोल के ट्रांजैक्शन कर रही हैं, वहां पर ना ग्रोथ में हर्डल आता है कि नहीं इंडिया का टैक्स सिस्टम बहुत खराब है एज कंपेयर टू अदर कंट्री। तो इसी सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए डीआरपी लाया गया कि सुनो अब एओ ऑर्डर पास करने से पहले मैटर डीआरपी के पास जाएगा, ताकि एक क्वालिटी वाला ऑर्डर पास हो सके, और आगे ये जो डिस्प्यूट है, ऑप्शन तो मिलेगा डिस्प्यूट में जाने का, अपील करने का, लेकिन वहां डिस्प्यूट कम होंगे क्योंकि एक्सपर्ट व्यू पहले ही मिल चुका होगा। तो अभी जो सेक्शन है डीआरपी 144C, उसमें हम क्या कर रहे हैं, एओ ऑर्डर पास करने से पहले ड्राफ्ट ऑर्डर पास करके देता है एसएससी को। एसएससी फिर डीआरपी को अप्रोच करेगा कि सर ये मैं आपके एओ के ऑर्डर से खुश नहीं हूं, प्लीज इनको डायरेक्शन दीजिए, ये तो लॉ को समझ ही नहीं रहे हैं, अपने मन से अनाप शनाप एडिशन करते जा रहे हैं, ऐसा। तो अभी मैं उस पार्ट में जाऊंगा जहां पर डीआरपी इन्वॉल्व होगा, और हमेशा ध्यान रखना डीआरपी कहां इन्वॉल्व होगा, इस ऑर्डर को पास करने से पहले डीआरपी इन्वॉल्व होगा, ताकि एक क्वालिटी वाला ऑर्डर पास हो और आगे डिस्प्यूट कम हो। इसको पहले लिखो। और सर ये सब अगले चैप्टर में है, जितनी भी चीज आपके सामने लिखी है ना, रेक्टिफिकेशन, रिवीजन, कमिश्नर अपील, आईटीएटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब आप चौथे चैप्टर में पढ़ने वाले हो मेरे से, 4th चैप्टर में ऑफ दिस वॉल्यूम ओनली। और मजा आएगा जब इस चैप्टर में पहुंचेंगे, तो और मजा आएगा। डन, वीडियो रोक के लिख लिया। सेक्शन जानबूझकर लिख रहा हूं मैं, ताकि बार बार लिखूं तो आगे याद हो जाए। ये सारा सिलेबस में आगे आने वाला है आपके,
अभी नहीं घबराना है आपको इतने सारे सेक्शन देख के, अभी तो और बढ़ेंगे सेक्शन। चलिए सर, डीआरपी के केस में क्या होता है सर, एओ ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा और एलिजिबल एसएससी को देगा कि एलिजिबल एसएससी तुम इस ड्राफ्ट ऑर्डर से खुश हो तो ठीक, वरना चले जाओ किसके पास, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल के पास। ऐसा ऑप्शन क्यों दिया गया, टू अवॉइड लिटिगेशन अपील एट द लेटर स्टेज आफ्टर एओ ऑर्डर। ये लोग कौन है सर, एलिजिबल एसएससी। एग्जाम के लिए ध्यान रखना है, याद रखना है क्या, हाँ 2-3 मार्क्स। एलिजिबल एसएससी एग्जाम के लिए इस डेफिनेशन को ध्यान रखना, हु इज एलिजिबल एसएससी फॉर सेक्शन 144C डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल, 2-3 मार्क्स। सर अगर एओ ऑर्डर पास करने वाला है जिसमें कुछ वेरिएशन होने वाले हैं उसकी रिटर्न में, मैंने रिटर्न फाइल कर दी और एओ ऑर्डर पास करने वाला है एंड उस ऑर्डर पास करने में वेरिएशन होने वाली है जिसके चलते मुझे कुछ ना कुछ नुकसान होगा, रिफंड कम हो जाएगा, लॉस कम हो जाएगा, इनकम बढ़ जाएगी, है ना, टैक्स बढ़ जाएगा, कुछ ना कुछ मुझे नुकसान होगा, एंड विच इज प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ एसएससी। रेवेन्यू नहीं है यहां, एसएससी है, यहां रेवेन्यू वर्ड नहीं है, एसएससी है। एसएससी को शायद वो ऑर्डर पसंद ना आए तो इसीलिए ड्राफ्ट ऑर्डर दिया जाएगा एसएससी को। कौन है वो लोग, एलिजिबल एसएससी, एनी पर्सन इन हुज केस द वेरिएशन रेफर्ड इन सबसेक्शन 1, ये जो अभी वेरिएशन यहां पढ़े वो अराइजेज एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ टीपीओ पास्ड अंडर सेक्शन 92CA, ये वॉल्यूम 4 में पढ़ेंगे। और इस एंड को ना और पढ़िएगा, या फिर कोई दूसरा केस, कौन सा केस, एनी नॉन रेसिडेंट नॉट बीइंग अ कंपनी और अ फॉरेन कंपनी। देखो यहां क्या लिखा है, ऑर्डर और ऑफ टीपीओ इज नॉट रिक्वायर्ड, इसलिए एक तरह से इस एंड को हटा ही दीजिए। एंड का मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने होंगे। एलिजिबल एसएससी कोई भी हो सकता है, एक जिसके केस में ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर अपॉइंट हुआ है, या फिर दूसरा जो कौन है, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल, फर्म, एलएलपी या फिर फॉरेन कंपनी। चलो सर, इसको तो मैं लिखा दूंगा, बुक वाली बात को एक बार मैं लिखा दूंगा, मैं जो बुक पे मैं लिख रहा हूं, पहले इसको लिखो, इसको लिखो, ये तो हो गया इधर वाला पोर्शन, अब इसको लिखो। ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर एक अलग डिपार्टमेंट है, एओ उसको अप्रोच करता है ड्यूरिंग असेसमेंट कि सर आर्म लेंस प्राइस डिटरमाइन कर दो, हमारे केस में एक सिचुएशन आ गई है, फंस गई है, आप हेल्प कर दो हमारी। डन, वीडियो रोक के लिखा। चलिए सर, अब देखिए मैंने एक यहां पर कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करने की कोशिश की, काफी अच्छा यहां पे चार्ट आपके सामने डिस्कस किया है। देखो, क्या तो फॉरेन कंपनी या और एनी नॉन रेसिडेंट और एनी नॉन रेसिडेंट का डिस्प्यूट चल रहा है एओ के साथ, और या फिर किसी ऐसे पर्सन का डिस्प्यूट चल रहा है एओ के साथ जहां टीपीओ ने ऑर्डर पास किया है। टीपीओ ने ऑर्डर पास करके आर्म लेंस प्राइस डिटरमाइन किया है और वो आर्म लेंस प्राइस एओ यूज करना चाहता है अपने ऑर्डर में, जिसके कारण उस पर्सन की टैक्स लायबिलिटी बढ़ने वाली है, वेरिएशन होने वाला है उस, विच इज प्रीजुडिशियल टू हिज इंटरेस्ट। और या फिर इधर फॉरेन कंपनी का केस हो या नॉन रेसिडेंट का केस हो, ऑलरेडी नोटिस इश्यू हो चुका है 143(2) का, असेसमेंट होना बाकी है, उसी से ठीक पहले, असेसमेंट ऑर्डर पास करने से ठीक पहले डीआरपी पिक्चर में आ गया, और उसके लिए अब क्या करना होगा, एओ को ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बना के आपको देना होगा, एसएससी को, टैक्स पेयर को। एसएससी कौन हो सकता है, कोई भी ऐसा पर्सन जिसके केस में ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर अपॉइंट हुआ है, या फिर ये कौन है, नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी। एओ एसएससी को ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर भेजेगा कि सर मैं ये असेसमेंट ऑर्डर पास करने वाला हूं, देख लीजिए। तो मान लो वो डेट है 5 अगस्त 2022। अब एसएससी को यहां से 30 दिन मिलेंगे, 30 दिन मिलेंगे। क्या तो वो बोल दे कि एक्सेप्ट है मुझे तुम्हारा ऑर्डर, दूसरा चुप रहे, कुछ ना रिस्पॉन्स दे, माना जाएगा कि वो एक्सेप्ट कर रहा है। तीसरा ऑप्शन, डीआरपी के पास चला जाए और ऑब्जेक्शन फाइल कर दे कि सर आई एम नॉट हैप्पी विथ दिस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर। बोला सर वो तो एओ के पास भी जाके बोल सकता है,
भाई एओ के पास तो नोटिस में गया ही था ना, ये जो नोटिस आई थी तो मैं तो एओ को गया ही था समझाने के लिए, फिर दोबारा नोटिस आ गई, फिर तो मैं गया ही था एओ के पास समझाने के लिए, एओ समझना ही नहीं चाहता है। तो अब गवर्नमेंट बोलती है नहीं, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर जो मिलेगा एसएससी को, तो एसएससी डीआरपी के पास जाएगी 30 दिन के अंदर। 30 दिन कहां से, जब वो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर मिला है, एंड नॉट फ्रॉम मंथ एंड। मंथ एंड से 30 दिन नहीं है, उस डेट से 30 दिन है। तो डीआरपी की बात बाद में कर लेंगे, पहले सर एसएससी बोलता है मुझे तुम्हारा ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर एक्सेप्ट है, 30 दिन के अंदर वो अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है। तो कब तक उसको अपनी एक्सेप्टेंस देनी है, 4 सितंबर तक देनी है। तो फाइनली वो 2 सितंबर को अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है कि सर मैं आपके ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर से ठीक हूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे डीआरपी में नहीं जाना है, आप ऑर्डर पास कीजिए। और या फिर वो कोई रेस्पॉन्स नहीं देता है अप टू 4 सितंबर 2022। तो अब एओ ऑर्डर पास कर देगा, फाइनल ऑर्डर। कब तक पास करेगा, तो बोलता है जिस मंथ में उसका एक्सेप्टेंस आया है, या फिर जिस मंथ में वो टाइम लिमिट खत्म हो रही है, यानी सितंबर एंड से 1 महीना 31 अक्टूबर तक एओ ऑर्डर पास कर देगा। सर आप जो बोलते हो वो 153 वाली जो टाइम लिमिट होती है, वो 9 महीने वाली, 12 महीने वाली, वो सब अप्लाई नहीं होगी। ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर में भेजूंगा एसएससी को, एसएससी रिस्पॉन्स नहीं देगा। 4 सितंबर को रिस्पॉन्स खत्म हो गया, नहीं आया, सितंबर एंड से 1 महीना, मतलब जिस मंथ में रिस्पॉन्स देने का डेडलाइन एक्सपायर हो रहा है उसके एंड से 1 महीना, या फिर जिस मंथ में वो रिस्पॉन्स दे दे। तो देखो 2 सितंबर को दिया है, 2 सितंबर के एंड से 1 महीना 31, 1 month from the end of the month in which the acceptance is given or in which the response period is expiring, एओ फाइनल ऑर्डर पास कर देगा। अब देखो बदमाशी, इस ऑर्डर के अगेंस्ट में ऑप्शन सब देखो कितना मिला हुआ है, किसको, एसएससी को। अभी ऊपर क्या कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ऑर्डर से, प्लीज पास कीजिए, डीआरपी में मैं नहीं जाऊंगा। एक्चुअली एसएससी डीआरपी में जाना ही नहीं चाहता है, वहां कमिश्नर लोग बैठे हैं बड़े बड़े, वो भी 3-3। तो बेवकूफ एक आदमी को बना सकता हूं, 3 लोगों को कैसे बनाऊंगा, समझ रहे हो। मतलब डीआरपी में वो जो 3 कमिश्नर है उधर, प्रिंसिपल कमिश्नर, दे आर एक्सपर्ट इन दैट सब्जेक्ट, और मुझे बेवकूफ बनाना है, टैक्स की चोरी करनी है, तो मैं उन 3 लोगों को कैसे बेवकूफ बनाऊंगा, 3 लोगों की टीम को। ना भैया ना, मैं डीआरपी वाले के पास नहीं जाऊंगा, तुम मेरा ऑर्डर पास करो। अब देखो क्या बदमाशी करता है, कौन, टैक्स पेयर। टैक्स पेयर इस ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर कोई गलती है तो रेक्टिफिकेशन में जा सकता है, अपील टू सीआईटी में जा सकता है, रिवीजन में जा सकता है, वही पुराना, और फिर देखो आईटीएटी में जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सर ये तो अभी अभी आपने बताया ही था हिरार्की कि एसएससी टैक्स पेयर कहां कहां जा सकता है, अभी अभी आपने तो सर ये हिरार्की बताई थी। हाँ, तो जब डीआरपी में नहीं गए तो वापस तो वहीं जाओगे ना जहां जा रहे थे तुम, तो इसीलिए थोड़ा यहां बैकग्राउंड मैंने दिया था आपको। तो सर ये एक हिस्सा है, लेफ्ट वाला हिस्सा, ये हिस्से में एओ ऑर्डर पास कर देगा। तुमको एक बार मौका दिया डीआरपी में जाने का, तुम नहीं गए, एओ ऑर्डर पास कर देगा। अब तुमने शुरू में तो ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्यों, क्योंकि डीआरपी में जाने से डरते थे। अब इधर देखो, ऑर्डर पास करते ही तुम रेक्टिफिकेशन में जा सकते हो 154, अपील में जा सकते हो सीआईटी अपील के पास, रिवाइजन में जा सकते हो सीआईटी के पास। यहां एक ही तो लोग मिलेगा, सीआईटी अपील एक आदमी मिलेगा, 264 में रिवीजन एक आदमी मिलेगा। एक आदमी को कन्विंस करना इजी है, इंस्टेड ऑफ दैट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल जिसमें 3 लोग बैठे हैं, उसमें भी वो लोग कौन है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट। वो लोग दिन रात फॉरेन कंपनी का ही काम हैंडल करते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग का ही काम हैंडल करते हैं। ऐसे चुन चुन के लोगों को बैठा दिया गया डीआरपी में। तो एसएससी बोलता ना भैया ना, डीआरपी में ऑब्जेक्शन नहीं फाइल करना, इधर ही सेटल कर लो। तो ये पुराना प्रोसेस हो गया, वही जो नॉर्मल होता है। बोला सर अगर ऑब्जेक्शन फाइल करूं तो, आ जाओ इधर, तुमको 9 महीने तुमको उसी 30 दिन के अंदर, जिस दिन तुमको ऑर्डर मिला है उसी के 30 दिन के अंदर अंदर हां भी बोलना है या चुप रहना है, और या फिर डीआरपी के पास चले जाना है। तुमको डीआरपी के पास 4 सितंबर तक चले जाना है, 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ
ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर 30 days फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट ऑफ ड्राफ्ट ऑर्डर। सर मेरा कोई ट्रांसफर प्राइसिंग का केस नहीं है और मैं फॉरेन कंपनी भी नहीं हूं, मैं सूरज अग्रवाल टैक्स क्लास हूं, क्या मेरे केस में भी ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर आएगा? नहीं, ये सेक्शन ही नहीं लगेगा। बाकी हम 144 भी पढ़ेंगे, फेसलेस प्रोसीड्योर, उसमें देख लेंगे क्या प्रोसेस है, प्रोसेस। ठीक, तो सर अब आ गया डीआरपी के पास। ये कब? इसने डीआरपी को ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया 1 सितंबर को। 4 सितंबर तक करना था, 30 दिन के अंदर 1 सितंबर को डीआरपी के पास पहुंच गया। सर डीआरपी में कौन होते? टीम ऑफ 3 प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर। डीआरपी में कौन बैठेंगे? प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर के लोग। क्लियर? और अब डीआरपी सारे फाइल्स को चेक करेगी, डीआरपी सारे फाइल्स को चेक करेगी। एसएससी के असेसिंग ऑफिसर के नोटिस पर एसएससी ने क्या रिप्लाई दिया, क्या ग्राउंड्स हैं एसएससी के, एओ किस बात पे क्या कहना चाह रहा है, एसएससी किस बात पे, टीपीओ का ऑर्डर, वो सब सारा रीड करेगी ये। ठीक, उसके बाद ये डायरेक्शन देगी। लेकिन डायरेक्शन जिसके भी अगेंस्ट में जाएगा, जो भी ये डायरेक्शन दे रही है किसी ना किसी के अगेंस्ट में जाएगा, उसको वो अपॉर्चुनिटी देगी। मतलब ये भी नोटिस भेज के मीटिंग वीटिंग करेगी। डीआरपी के ऑफिस में कभी वो डीआरपी एसएससी को बुलाएगा, कभी वो असेसिंग ऑफिसर को बुलाएगा, या अगर ऑनलाइन प्रोसीड्योर है तो ऑनलाइन मेलबाजी होगी। अभी इस प्रोसेस में ऑनलाइन नहीं हुआ है, मैनुअल हुआ है। यानी डीआरपी के पास जब ऑब्जेक्शन फाइल होगी, उसके बाद डीआरपी केसेस को रीड करेगा, फाइल मंगवाएगा, उसके बाद नोटिसेस भेज के ऑफिस भी बुलाएगा, एसएससी को, कभी ऑफिसर को, कभी दोनों को एक साथ सुनेगा, समझेगा, उसके बाद फाइनली वो डायरेक्शन इशू कर देगा। बट डायरेक्शन इशू करने के लिए डीआरपी के पास सिर्फ 9 मंथ्स हैं, और 9 मंथ्स उसको सितंबर से नहीं मिलेंगे, 9 मंथ्स मिलेंगे फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द ड्राफ्ट ऑर्डर इज रिसीव्ड बाय द एसएससी। ड्राफ्ट ऑर्डर कब मिला था एसएससी को? 5 अगस्त, तो उसका एंड अगस्त एंड, वहां से 9 महीने। सर 9 महीने फ्रॉम, यहां से 9 महीने नहीं मिलेंगे। 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द ऑब्जेक्शन इज फाइल्ड। नहीं, डीआरपी केस क्लोज करेगा, डायरेक्शन देगा एओ को 9 मंथ्स के अंदर। कहां से? जिस मंथ में ऑर्डर, ड्राफ्ट ऑर्डर रिसीव हुआ था एसएससी को, वहां के एंड ऑफ द मंथ से 9 महीने। तो वो मैंने लिख दी है, अगस्त एंड से 9 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और फिर मई। फाइनली डीआरपी ने ऑर्डर पास कर दिया और एओ को डायरेक्शन दे दिया 25 जनवरी 2023 को। अब फटाफट असेसिंग ऑफिसर 1 महीने के अंदर ऑर्डर पास करेगा, और कोई यहां अपॉर्चुनिटी वाली बात नहीं है। 1 महीना कहां से? फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। बहुत कंफ्यूजन है सर यहां पर आपने नॉट द एंड लिखा है। हाँ, शुरू में जो ड्राफ्ट ऑर्डर आया है वहां से एंड नहीं देखना है, वहां से तो 30 दिन देखना है। लेकिन लेफ्ट साइड में जब एओ ऑर्डर पास कर रहा था, वहां भी एंड ऑफ द मंथ से 1 महीना। 9 मंथ्स की बात हुई तो वहां भी एंड ऑफ द मंथ से 1 महीना, 9 महीने। और 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, विच मंथ? जिस मंथ में ड्राफ्ट ऑर्डर आया था, न कि जिस मंथ में डायरेक्शन फाइल हुआ था। डेट वेट सब लिख दिया है। और अब जैसे ही डायरेक्शन एओ को मिलेगा, कब मिला? 25 जनवरी को। तो 25 जनवरी के एंड से 1 महीना, 28 फरवरी तक असेसमेंट ऑर्डर पास हो जाना चाहिए। तो इसको बोलेंगे एओ ने ऑर्डर पास किया एज पर डायरेक्शन ऑफ डीआरपी। क्या इसका रेक्टिफिकेशन हो सकता है? हाँ। क्या इस ऑर्डर के अगेंस्ट में डिपार्टमेंट अपील में जा सकती है? नहीं, डिपार्टमेंट तो ऑर्डर पास कर रही है, डिपार्टमेंट ही कैसे अपील में चली जाएगी? और ऊपर क्या लिखा है? डीआरपी का डायरेक्शन बाइंडिंग है, मैंडेटरी है। डीआरपी ने जो बोला वो फॉलो करना पड़ेगा असेसिंग ऑफिसर को। ठीक, एसएससी को मौका है सीआईटी अपील में नहीं जाने का, डायरेक्ट आईटीएटी में जाने का। डायरेक्ट आईटीएटी में चला जाएगा और फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का मौका मिलेगा। लेकिन इस वे में डिस्प्यूट कम होगा, क्योंकि डीआरपी इज द एक्सपर्ट ऑफ 3 पर्सन ऑफ कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर लेवल। यही पूरी कहानी है जो किताब में 2 पेज में लिखी हुई है। अब बुक में चलेंगे और वहां से एक एक करके कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इस डिस्कशन से तुम्हारा डीआरपी का पूरा जो भी वहां भी पढ़ेंगे, डेट, मंथ सब इसके अंदर आ गया। तो अभी उसको भी पढ़ाऊंगा, डोंट वरी,
वी आर नॉट इन फास्ट ट्रैक बैच और 15 मिनट्स में डीआरपी खत्म। चलिए सर, कहां से लिखेंगे? ये तो लिख ही लिए थे। यहां पे आइए, नोटिस इशू हो चुकी है, असेसमेंट होना बाकी है। केस फॉरेन कंपनी का है या नॉन रेसिडेंट का है, और या फिर कोई और पर्सन का है जहां टीपीओ का ऑर्डर आ चुका है, टीपीओ ने आर्म लेंस प्राइस डिटरमाइन कर चुकी है। यहां से अब डीआरपी पिक्चर में आ गया। सेक्शन कौन सा? 144C। लिखिए अच्छे से। पहले मैं लेफ्ट वाला लिखाऊंगा, फिर राइट वाला। आपके रजिस्टर में जगह होनी चाहिए। एक बार बिगर पिक्चर देख लीजिए, ये बिगर पिक्चर है ना? अच्छे से लिखिएगा। लेफ्ट राइट दोनों पोर्शन के लिए जगह होनी चाहिए। डन। डेट वेट साथ में लिखते जाना। 5 अगस्त को ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर मिला है एसईसी को। एसईसी के पास 30 दिन है, आइदर एक्सेप्ट कर दे या ऑब्जेक्शन फाइल कर दे डीआरपी में। हो सकता है एसईसी कुछ ना कहे, माना जाएगा एसईसी ने एक्सेप्ट कर लिया। डन। वीडियो रोक के लिख लिए। अब हम लेफ्ट साइड चलते हैं। पहले लेफ्ट साइड वाला चीज नोट कीजिए। 30 दिन के अंदर यानी 4 सितंबर तक, 5 अगस्त का महीना 31 का होता है, 5 अगस्त से 26 दिन, 31 अगस्त और 4 दिन, 4 सितंबर तक वो एक्सेप्टेंस दे दे अपना। तो उसने 2 सितंबर को दे दिया, और या फिर रिस्पॉन्स नहीं दे 4 सितंबर तक। तो अब जो भी है, रिस्पॉन्स ना दे या एक्सेप्ट कर ले, अब ऑर्डर पास कर देगा एओ। कब तक? 1 month from the end of the month in which the said 30 days period is expiring or the month in which the acceptance is given। तो मैंने यहां 2 सितंबर को एक्सेप्टेंस दी थी, या 4 सितंबर को डेट एक्सपायर कर रही है, तो 1 month ले लिया मैंने, 31 अक्टूबर। 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ का ही कॉन्सेप्ट है यहां पे। तो 2 सितंबर का एंड क्या होगा? 30 सितंबर, वहां से 1 महीना 31 अक्टूबर। एओ ऑर्डर पास करने के बाद क्या ऑप्शंस हैं? रेमेडीज क्या है? रेमेडीज क्या है एसएससी के पास? एसएससी क्या क्या कर सकता है अगर उसे लगता है इस ऑर्डर में कुछ गलती है तो? रेक्टिफिकेशन, कमिश्नर अपील्स, रिवीजन 264। कमिश्नर अपील के पास वो आईटीटी में भी जा सकता है, हाई कोर्ट में भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। डन। वीडियो रोक के लिख लिए। चलिए सर, अब आ जाइए। सर मैं ऑब्जेक्शन फाइल कर रहा हूं डीआरपी में। 4 सितंबर तक करनी थी, 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ ड्राफ्ट ऑर्डर। मैंने कर दिया 1 सितंबर को डीआरपी के पास। अब डीआरपी 9 महीने के अंदर क्या देगी? डायरेक्शन देगी असेसिंग ऑफिसर को, और डायरेक्शन देने से पहले पूरा डॉक्यूमेंट केस वेस की स्टडी करके दोनों को अपने ऑफिस वगैरह अपॉर्चुनिटी वगैरह देके नक्की करेगी। और यहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्या? डायरेक्शन कब तक इशू होना चाहिए? 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इज रिसीव्ड। तो ऊपर ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर कब आया? 5 अगस्त को। उसका एंड क्या है? 31 अगस्त, और वहां से 9 महीने 31 मई तक डीआरपी का डायरेक्शन एओ के पास आ जाना चाहिए। कब आया? 15 जनवरी को। 28 फरवरी तक ऑर्डर पास कर देगा। 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द डायरेक्शन इज रिसीव्ड बाय असेसिंग ऑफिसर। डन। वीडियो रोक के लिखा। सर अब ऑर्डर तो पास हो गया, गलती है तो रेक्टिफिकेशन हो सकता है। हाँ, अपील सीआईटी में नहीं जा सकते, डिपार्टमेंट अपील नहीं कर सकती, बट हाँ एसएससी इस ऑर्डर के अगेंस्ट में सीधा आईटीएटी में अपील कर सकता है, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। ठीक। और इस ऑर्डर के अगेंस्ट में रिवीजन भी हो सकता है 263, 264 में, बट इसके 2 व्यू हैं। एक कैटेगरी व्यू की बोलती है नहीं रिवीजन नहीं हो सकता है, और एक कैटेगरी है जो बोलती है रिवीजन हो सकता है। मैं रिवीजन हो सकता है के व्यू में हूं कि डीआरपी के डायरेक्शन पर जो एओ ऑर्डर पास करेगा उसका रिवीजन हो सकता है 263 थ्रू 264 में। आगे पढ़ाऊंगा रिवीजन, वहां रीजन बताऊंगा। 263, 264 में रिवीजन हो सकता है, ये मेरा व्यू है। और एक प्रोफेशनल
मीडिया है प्रोफेशनल, बेसिकली दो, मान लो प्रोफेशनल पर्सन दो धारा में बटे हुए हैं, तो एक बोलता है कि नहीं नहीं रिवीजन नहीं होगा, दूसरा बोलता है रिवीजन हो सकता है। मैं भी बोलता हूं रिवीजन हो सकता है। क्यों बोल रहा हूं रिवीजन? तो वो रिवीजन की क्लास में जाऊंगा तो वहां बताऊंगा कि रिवीजन में 4-4 ऑफिसरों को पावर मिला हुआ है, और उसमें से कुछ ऑफिसर्स हैं जो यहां पर एओ से भी बड़े हैं और ऊपर के प्रिंसिपल कमिश्नर से भी बड़े हैं, और मार्केट में इस चीज पे डिस्प्यूट है। इसीलिए इंस्टीट्यूट ने कहीं मेंशन ही नहीं कर रखा अपने स्टडी मैट में, नहीं कोई क्वेश्चन है कि क्या इस एओ के ऑर्डर के अगेंस्ट में रिवीजन हो सकता है, तो इंस्टीट्यूट इज साइलेंट। इसीलिए मैं भी क्लास में ज्यादा इसको डिस्कस नहीं करूंगा, आप एग्जाम में मत लिखना। इंस्टीट्यूट इज साइलेंट। इंस्टीट्यूट ने कहीं भी डिस्कस नहीं किया इस चीज को, क्योंकि डिस्प्यूटेड है। 263, 264 आगे सिलेबस में है, जिसमें प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर जैसे लोग भी इन्वॉल्व हैं। इस सेक्शन में हैं वो लोग, और ऊपर तो कमिश्नर और एओ ही तो इन्वॉल्व है, और रिवीजन हमेशा सीनियर करता है। तो पॉइंट है कि डीआरपी के बेस पर, डीआरपी का जो ऑर्डर है वो बाइंडिंग है एओ पे, एओ को ऑर्डर पास करना होगा, उसने तो कर दिया। तो क्या अब डिपार्टमेंट के पास उस ऑर्डर को रिवीजन करने का पावर है या नहीं है? ठीक। और अपील, तो अपील में डिपार्टमेंट नहीं जा सकती, रेक्टिफिकेशन हो सकता है छोटी मोटी गलती का, बट एसएससी अपील में जाएगा, सीआईटी के पास नहीं जाएगा, सीधा आईटीएटी के पास जाएगा। व्हाई नॉट इन सीआईटी? तो सर कमिश्नर लेवल के लोग तो पहले से इन्वॉल्व हैं डीआरपी में। डीआरपी में 3 कमिश्नर इन्वॉल्व हैं, उन्होंने मिलके इश्यूज को रीड किया और डायरेक्शन दिया है। अब उसके बाद भी तुम कमिश्नर अपील के पास जाओगे? नहीं, सीनियर के पास जाओ, सीधा आईटीएटी के पास जाओ। और डिपार्टमेंट को अपील देने का राइट नहीं दिया, क्योंकि डीआरपी का डायरेक्शन मैंडेटरी एओ को फॉलो करना पड़ता है, तो अपील कैसा? ठीक। फिर 263, 264 में पिछले 2 सालों में रिवीजन अमेंडमेंट हुई, और अमेंडमेंट के कारण एक तरह से लगता है कि अब रिवीजन का पावर मिल चुका है 263, 264 में, जिसमें डिस्प्यूट है, 2 व्यू है, जो मैं आपको यहां बताया। एनीवे, इसका हमें एग्जाम में काम नहीं है, नॉट फॉर एग्जाम, ये एरिया नॉट फॉर एग्जाम है। ठीक। रेक्टिफिकेशन हम आगे पढ़ेंगे ही, वहां समझ जाएंगे। अपील हम आगे पढ़ेंगे ही। फिलहाल यहां ये ध्यान रखो कि एओ जब ऑर्डर पास करेगा तो उसकी अपील सीआईटी के पास जाती है, लेकिन अगर डीआरपी के डायरेक्शन के बाद एओ ने ऑर्डर पास किया है तो उसकी सीधी अपील कहां जाएगी? आईटीएटी में जाएगी। इतनी बात तुमको एग्जाम के लिए ध्यान रखनी पड़ेगी। लिख तो चुके हो तुम यहां, है ना? लिख चुके हो ये पोर्शन। चलो सर, डेट वेट सब लिख चुके हो तुम, जहां जहां डेट मेंशन थी, जहां जहां जो डेटे मेंशन थी वो तुम लिख चुके हो। और अब इसी चीज को हम लोग बुक में रीड करने जा रहे हैं। ब्रेक ले लो आप लोग पहले यहां पे। ठीक। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। पहले ब्रेक ले लो और लिख भी लेना ये। चलिए सर कंटिन्यू करें। आई होप आप लोगों ने ब्रेक ले लिया है ना? सर ये लिख चुके आप, पहला पॉइंट हो चुका। अब देखिए वही सब बात, अब इजी हो जाएगा इसको समझना। अब इसमें खाली ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो हमारे चार्ट में नहीं आया 3 to 4 मार्क्स के लिए, मैं पहले बता दूं, ये हमारे डिस्कशन में नहीं आया। ठीक। बाकी एलिजिबल एसएससी कौन है वो आपको ध्यान रखना ही रखना है, जिसके इसमें ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर आएगा एओ की तरफ से, और वो उसको ऑप्शन मिलेगा डीआरपी के पास फाइल करने का ऑब्जेक्शन। सर क्या कहता है देखिए, अब ऑन द रिसीट ऑफ ड्राफ्ट ऑर्डर द एलिजिबल एसएससी, आपको यही वर्ड यूज करते रहना होगा एग्जाम में, एलिजिबल एसएससी, और एक बार लास्ट में लिख देना हु इज द एलिजिबल एसएससी। एलिजिबल एसएससी विद इन 30 days ऑफ द रिसीट बाय हिम ऑफ द ड्राफ्ट ऑर्डर। मंथ एंड नहीं लिखा है यहां पे, मंथ एंड वाली बात यहां नहीं लिखी है। जिस दिन ड्राफ्ट ऑर्डर मिला है वहां से 30 दिन के अंदर एक्सेप्टेंस दे दे या अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर दे। ऑब्जेक्शन उसको दोनों जगह एक एक कॉपी भेजनी पड़ेगी। ऑब्जेक्शन डीआरपी को भी फाइल करेगा और असेसिंग ऑफिसर को भी बताएगा। देखो उस ऑब्जेक्शन का असेसिंग ऑफिसर कुछ नहीं करेगा, खाली असेसिंग ऑफिसर को पता चल गया कि ऑब्जेक्शन फाइल हुआ है तो वो अपना ऑर्डर होल्ड कर देगा, वो डीआरपी के डायरेक्शन का वेट करेगा बस, इसीलिए। अब देखो आगे कहता है असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट कंप्लीट कर देगा। अरे वाह, कंप्लीट कर देगा सर? हाँ। क्यों? क्योंकि तुमने ऑब्जेक्शन ही नहीं फाइल किया है। किसको? डीआरपी को, और 30 दिन खत्म हो गए।
और या फिर तुमने अपना एक्सेप्टेंस दे दिया है। इफ द असेसिंग इंटीमेट्स टू द असेसिंग ऑफिसर दैट एक्सेप्टेंस ऑफ द वेरिएशन, और या फिर नो ऑब्जेक्शन इज रिसीव्ड। ऑब्जेक्शन फाइल कर दो, एओ रुक जाएगा। नहीं तुमने ऑब्जेक्शन फाइल किया, एक्सेप्टेंस भेज दी या कुछ नहीं किया, तो एक्सेप्टेड ओनली, वो अब ऑर्डर पास करेगा। कब तक ऑर्डर पास करेगा? तो यहां 4 नंबर, ये ऑलरेडी चार्ट में आ चुका है। विद इन 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड और द ऑब्जेक्शन पीरियड, फाइलिंग ऑफ ऑब्जेक्शन पीरियड एक्सपायर्ड। 30 दिन के अंदर जो ऑब्जेक्शन करना था वो एक्सपायर हो रहा है, उस मंथ के एंड से 1 महीने के अंदर ऑर्डर पास कर देगा। फिर सर यहां अब लिमिट काम नहीं करेगी। सेक्शन 153 वाली जो टाइम लिमिट है, 9 महीने के अंदर असेसमेंट करने वाली, टीपीओ अपॉइंटेड है तो 12 महीना और मिलेगा, वो सब टाइम लिमिट यहां काम नहीं करेगी। ठीक। अच्छा, डीआरपी को अगर ऑब्जेक्शन रिसीव्ड हुआ है तो उसको डायरेक्शन इशू करना ही करना है एओ को, सो दैट कि एओ अपना असेसमेंट कंप्लीट कर दे। सेल लिखा हुआ है। डीआरपी ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट नहीं कर सकता। एसएससी ने ऑब्जेक्शन किया और ऑब्जेक्शन को फाइल किया डीआरपी उस केस को सुनेगा, लौटाएगा नहीं, सुनेगा। सुनने के बाद यह कह सकता है कि एओ सही है। ठीक, एओ सही है कह के ना केस को एओ को डायरेक्शन बोलेगा तुम सही ऑर्डर पास करो, ऐसा भी कर सकता है वो। कंफर्म्ड, यहां देखो कंफर्म कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, इनहैंस भी कर सकता है। मतलब डीआरपी के पास गए और आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, ये ध्यान रखना है आपको। कहता है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल शैल इशू द डायरेक्शन आफ्टर कंसिडरिंग। ये जो 9 महीने के अंदर डायरेक्शन इशू करेगा एओ को, उसमें वो क्या क्या देखेगा, तो ये लिस्ट एग्जाम के लिए थोड़ा ध्यान रखना। ड्राफ्ट ऑर्डर, ऑब्जेक्शन फाइल्ड बाय द एसएससी, एविडेंस फर्निश्ड बाय द एसएससी, रिपोर्ट ऑफ एओ, वैल्यूएशन ऑफिसर, टीपीओ और एनी अदर अथॉरिटी, रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू द ड्राफ्ट ऑर्डर, एविडेंस कलेक्टेड बाय इट और एज अ रिजल्ट ऑफ एनी इंक्वायरी मेड बाय इट। सर डीआरपी भी नई नई इंक्वायरी कर सकता है। डीआरपी एसएससी को नोटिस भेज भेज के कुछ और डॉक्यूमेंट मंगवा सकता है, इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है। जैसे एओ नोटिस भेजता था, इंफॉर्मेशन मंगवाता था, वो काम डीआरपी भी कर सकता है। डीआरपी एओ के वेरिएशन को कंफर्म कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, इनहैंस भी कर सकता है ऑफ द वेरिएशन प्रपोज इन द ड्राफ्ट ऑर्डर। हाउएवर he shall not set aside any proposed variation or issue any direction for further inquiry and passing of the assessment order। वो ये नहीं बोल सकता एओ को कि ये तुमने काम खराब किया है और फिर से वापस केस भेज दे एओ के पास कि जाओ तुम ऐसे 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 अपना असेसमेंट करो। नहीं, ये काम नहीं कर सकता। डायरेक्शन देके पॉजिटिवली ऑर्डर को कंप्लीट कराने में हेल्प करे, ऑर्डर को रिजेक्ट ना करे। मतलब एओ का काम और ना बढ़ाए, कंफर्म कर दे, 2-4 वेरिएशन हटा दे, 2-4 वेरिएशन और ऐड कर दे, जो इंक्वायरी करनी है खुद कर ले। भाई मुझे बता दो आगे क्या करना है, मेरे ड्राफ्ट ऑर्डर को सेट असाइड मत करना। मतलब ऑल टुगेदर नलिफाई कर दिया कि ये ऑर्डर गलत है, जाओ सुनो एओ फिर से तुम ये चीज चेक करो। अरे चेक करने का काम तुम कर लो, ऊपर तो दिया है। अगर तुमको इंक्वायरी करनी है तो डीआरपी को यहां इंक्वायरी का ऑप्शन मिला तो है, इसीलिए बोला है कि तुम एओ को कोई डायरेक्शन मत देना, तुमको जो करना है खुद कर लो। कंफर्म करो, रिड्यूस करो, इनहैंस करो, 3 में से एक काम करो। यू कैन नॉट सेट असाइड एंड डायरेक्ट योर एओ टू डू दिस थिंग्स। ऊपर दिया तो है, तुम्हारे पास नोटिस भेजने का ऑप्शन है, कर लो इंक्वायरी। 3 लोग हो, एओ का काम क्यों बढ़ा रहे हो, ऐसा कुछ। कहता है सर अगर मेंबर में डिस्प्यूट हो गया तो 3 लोग हैं, मेंबर में डिस्प्यूट हो गया, 2 बोल रहे हैं कुछ और बात, एक कह रहा है कुछ और बात, तो बोलता है मेजॉरिटी विल डिसाइड। जिस बात पे 3 में से 2 मेंबर एग्री होते जाएंगे वो बात होती चली जाएगी डायरेक्शन में और एओ को डायरेक्शन दे दिया जाएगा। 3 लोगों की टीम है। बोला सर कौन कौन, सबसे नीचे आ जाओ। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल मींस अ कॉलेजियम कंप्राइजिंग ऑफ 3 कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द बोर्ड। 3 कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर ऐड कर दो। मैंने क्या बोला था, जहां जहां कमिश्नर वर्ड मिलेगा वहां वहां प्रिंसिपल कमिश्नर है, नहीं तो ऐड करते चलना। सर ये 1 मार्क्स एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना। पैनल में कितने लोग होते हैं? 3। कौन? प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर लेवल के लोग, वही लोग होते हैं बेसिकली। ठीक, अगर ओपिनियन में डेफर हो रहा है तो मेजॉरिटी विल डिसाइड, और जो भी डायरेक्शन डीआरपी देगा वो बाइंडिंग होगा। जैसे कि टीपीओ का ऑर्डर एओ पर बाइंडिंग होता है। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, वॉल्यूम 4 में भी बताऊंगा आगे।
वैसे ही डीआरपी जो भी डायरेक्शन देगा एओ को फॉलो करना होगा। और लेकिन ये देखो अपॉर्चुनिटी वाली बात, डीआरपी एक ऐसा डायरेक्शन देता है जिससे रेवेन्यू को नुकसान है, तो रेवेन्यू को अपॉर्चुनिटी देनी होगी, यानी डिपार्टमेंट को अपॉर्चुनिटी देनी होगी। डीआरपी एक ऐसा एओ को डायरेक्शन देता है जिससे एसएससी को नुकसान हो जाएगा, तो अपॉर्चुनिटी एसी को देनी, एसएससी को देके बुलाना पड़ेगा कि देखो मैं तुम्हारे खिलाफ ये डायरेक्शन दे रहा हूं, इससे तुम्हारी लायबिलिटी और बढ़ने वाली है, तुमको जो कहना आप कह दो जो तुम पहले एओ को नहीं कह पाए थे। फाइनली 9 महीने वाली बात मैंने बता दी है, 9 मंथ्स के अंदर डायरेक्शन देगा। और 9 मंथ्स कहां से लेंगे, जब वो ऑब्जेक्शन फाइल हुआ था उस मंथ के एंड से नहीं, जिस दिन ड्राफ्ट ऑर्डर फॉरवर्ड हुआ था एलिजिबल एससीसी को, जिस दिन एलिजिबल एससीसी को ड्राफ्ट ऑर्डर मिला था उसके एंड से 9 महीने। तो ये थोड़ा सा तुमको ध्यान रखना है, नॉट 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द ऑब्जेक्शन इज फाइल्ड, एंड नॉट द मंथ एंड not the month in which objection is filed। ये ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, अब जैसे ही डायरेक्शन आएगा एओ पे, एओ फटाफट ऑर्डर पास करेगा, अब यहां कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। और एक जो टाइम लिमिट है नॉर्मल असेसमेंट की 153 की टाइम लिमिट, वो अप्लाई नहीं होगी। नॉर्मल 153 की टाइम लिमिट क्या होती है, एओ के पास टाइम है 9 महीने के अंदर असेसमेंट करने का फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, और टीपीओ का केस है तो 21 मंथ्स, 12 महीने एक्स्ट्रा, वो सब नहीं। जैसे ही डायरेक्शन आएगा एओ अब वेट नहीं करेगा, 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द डायरेक्शन इज रिसीव्ड, वो अपना ऑर्डर पास कर देगा। डन। देख लो इस पेज पे क्या ऐड करना है तुमको, यहां तक तो लिख ही लिए थे जो कुछ ऐड करना था, यहां देखो क्या ऐड करना है। डन। यहां देखो क्या ऐड करना है। डन। यहां देखो क्या ऐड करना है। सर अब ये क्या है सर, बोलता है ये डीआरपी ड्राफ्ट ऑर्डर ये सेक्शन ही अप्लाई नहीं होगा अगर एओ ऑर्डर पास कर रहा है विथ द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर एज प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन। ये गार के प्रोसीड्योर हैं जो आप वॉल्यूम 4 में पढ़ेंगे। गार के प्रोसीड्योर वॉल्यूम 4 में आप पढ़ेंगे, पेज नंबर 5.3 पे, पेज नंबर 5.3 पे। मैं एक बार पेज नंबर और कंफर्म कर लूं, पेज नंबर वॉल्यूम 4 में पेज नंबर 5.3 पर मैं आपको पढ़ाऊंगा गार से रिलेटेड प्रोसीड्योर। गार क्या है, गार के प्रोसीड्योर क्या है, राइट, वहां पर ही ये सेक्शन पढ़ा जाएगा 144BA। सर अगर एओ ने गार प्रोसीड्योर को फॉलो करते, वहां पे एक अप्रूविंग पैनल होता है, उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए अगर ऑर्डर पास कर रहा है किसी फॉरेन कंपनी के खिलाफ, किसी नॉन रेसिडेंट के खिलाफ, तो डीआरपी एप्लीकेबल नहीं होगा। प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई, यानी ड्राफ्ट ऑर्डर और डीआरपी कुछ भी अप्लाई नहीं होगा गार प्रोसीड्योर में, वो पढ़ लेंगे हम लोग। अब ये क्या है सर नीचे, ये वही ऑनलाइन वाली बात जो नहीं था, जो हम लोग पीछे पढ़े थे। मैंने बोला था ये लाइन आपको बार बार काफी जगह मिलेगी, यहां से यहां तक याद आया, यहां से लेकर यहां तक, एक एलिमिनेटिंग द इंटरफेस, एक यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज, और एक तुम्हारा टीम बेस्ड या डायनेमिक जो रिस्ट्रिक्शन वाली बात, फेसलेस करने के लिए। ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, ये वाला प्रोसीड्योर अभी फेसलेस नहीं हुआ, ये वाला, ठीक है। जब तुम्हारा ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर आता है, जब तुम्हारा एओ से ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर आएगा वहां तक तो फेसलेस है, पोर्टल पे आएगा। उसके बाद जो तुम ऑब्जेक्शन फाइल करोगे वो मैनुअल है अभी भी। ये जो एरिया, ये जो अभी आपको दिख रहा है चार्ट, ये सारा मैनुअल है। ऑब्जेक्शन फाइल करना, फिर डीआरपी तुमको नोटिस देके बुलाएगा, फिर डीआरपी को तुम पेपर वगैरह सबमिट करोगे, उससे मीटिंग करोगे, और फाइनली डीआरपी का डायरेक्शन जो एओ के पास जाएगा। ये पूरा प्रोसेस मैनुअल है आज के दिन। इसको फेसलेस करने की बात है, और उसके लिए ये प्रोविजन है कि हम स्कीम ला सकते हैं जिसमें डायरेक्शन जो इशू करता है डीआरपी, डायरेक्शन जो इशू करेगा एओ को, और उसके लिए काफी सारे बॉक्स की चेकिंग करेगा, नोटिस दे दे के बुलाएगा असेसिंग ऑफिसर को और एसएससी को, वो सब हम इसको क्या कर रहे हैं, फेसलेस कर रहे हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे मेक ए स्कीम बाय नोटिफिकेशन फॉर द पर्पस ऑफ इशुएंस ऑफ डायरेक्शन बाय डीआरपी। हम स्कीम लाएंगे एक तरह से फेसलेस। पर्पस वही जो तुमको पहले पूरे अच्छे तरीके से समझा रखा है, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। उसके लिए सबसे पहले हम आप लोगों का मिलना बंद करवाएंगे।
ठीक है, जो डीआरपी नोटिस भेज के बुलाएगी एलिजिबल एसएससी को अपने ऑफिस में, वो सब बंद होगा, वो सब ऑनलाइन होगा। सर ऑब्जेक्शन फाइल किया ना, मेरे पास ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर आया और मैंने डीआरपी की ऑफिस में ऑब्जेक्शन फाइल किया, तो ये ऑनलाइन हो जाएगा। ऑब्जेक्शन फाइल करने के बाद उधर से नोटिस ऑनलाइन आएगी, मेरा रिप्लाई ऑनलाइन जाएगा, फिर नोटिस ऑनलाइन आएगी, मेरा रिप्लाई ऑनलाइन जाएगा, और उसके बाद डीआरपी अपने आप डायरेक्शन इशू कर देगा ऑनलाइन, किसको, असेसिंग ऑफिसर को। तो वो प्रोसेस के लिए ये सब ऑलरेडी आप अब जानते हो। और यहां पे कहा हुआ है कि हम जो स्कीम को, जो स्कीम है ऊपर, उसको, उसके लिए हम एक और नोटिफिकेशन ला सकते हैं जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि कुछ सेक्शंस एक्ट के अप्लाई नहीं होंगे, या फिर अप्लाई होंगे तो विद सम मॉडिफिकेशन। और जो भी स्कीम आएगी पार्लियामेंट में वो अप्रूवल के लिए जाएगी, बोथ हाउस में। तो ये सब रिपीट हो रहा है। ये डेडलाइन आ गई 31 मार्च 2022। सर ये तो डेडलाइन 31 मार्च 2022 तो चली जाएगी, चली गई है ना। फिर सर इसी को फाइनेंस एक्ट 2022 जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसीलिए देखो आपके सिलेबस में फाइनेंस एक्ट 2022 नहीं है ना आपका एग्जाम के लिए, तो इसलिए मैंने यहां 31 मार्च 2022 लिखा है। फैक्ट क्या, स्कीम आई ही नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से डिले है, गवर्नमेंट ने इसको 2024 कर दिया इस डेडलाइन को। ये मैं 13th एडिशन की जो बुक मेरी आएगी मैं उसमें लिखूंगा, और उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम कब है, 2023 में। मैं बता रहा हूं, आप बोलेंगे सर 31 मार्च तो चला गया, 31 मार्च 2022 तो चला गया, कहां है स्कीम, दिखाना है ही नहीं, गूगल पे तो हमने देखा। तो फाइनेंस एक्ट 2022 ने इस स्कीम को बढ़ा के 24 कर दिया है कि 24 तक गवर्नमेंट ये स्कीम लाएगी। लेकिन ये है क्या, ये डिस्कशन फेसलेस प्रोसीड्योर करने जा रही है गवर्नमेंट डीआरपी के प्रोसीड्योर को। तुम जो ऑब्जेक्शन फाइल करोगे, फिर डीआरपी तुम्हें नोटिस भेजेगी, फिर तुम रिप्लाई करोगे, फिर नोटिस भेजेगी, तुम रिप्लाई करोगे, फाइनली वो डायरेक्शन एओ को इशू करेगी। वो पूरा प्रोसीड्योर फेसलेस करने जा रही है गवर्नमेंट। अच्छी बात है, अच्छी बात है, फेज वाइज फेसलेस कर रही है। धीरे धीरे लर्निंग होगी, गलतियां होंगी डिपार्टमेंट से, टैक्स पेयर से, टैक्स कंसल्टेंट से, वो लर्निंग के हिसाब से फिर है ना पोर्टल इंप्रूव होगा। फेज्ड मैनर में फेसलेस करते जा रहे हैं, धीरे धीरे हो ही जाना है। तो चलिए ये भी पेज कंप्लीट, डन। अब मेरी तरफ पे बताने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि दोनों पेज मैंने डील कर दिया, चार्ट्स डील कर दिया, बैकग्राउंड भी बता दिया मैंने पूरा। और मुझे लगता है कि इस बैकग्राउंड के बाद अगर जो तुम समझे हो तो तुम्हें अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो बैकग्राउंड मैंने दिया और बताया कि आगे अगर केस, अगर एओ गलत ऑर्डर पास कर देगा तो आगे खूब सारा लिटिगेशन होगा, और एओ को उतनी समझ नहीं होती है। तो इसीलिए हम 3 स्पेशल लोगों की एक टीम डीआरपी बनाते हैं जो एक्सपर्ट नॉलेज होती है, जो सब्जेक्ट मैटर में एक्सपर्ट है, ट्रांसफर प्राइसिंग में, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में, फॉरेन कंपनी में। तो वो एक एक्सपर्ट के पास मौका मिल रहा है एसएससी को जाने का। और ये चार्ट में मुझे लगता है सब कुछ अब आ गया है। आप अच्छे से अगर इस चार्ट को रिवाइज कर लोगे तो आपका डीआरपी पूरा रिवाइज हो जाएगा।